गौतम अदानी एक नाम जिसके बारे में आज कौन नहीं जानता, है ना। भारत की आर्थिक कहानी का एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा। एक तरफ तो उन्हें एक विजनरी, एक राष्ट्र निर्माता के तौर पर देखा जाता है, जिन्होंने छोटे से शुरुआत करके पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स और एनर्जी का एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर दिया। और दूसरी तरफ उन पर इल्जाम है कॉरपोरेट इतिहास के सबसे बड़े धोखे का। तो सवाल ये उठता है कि सच आखिर है क्या? क्या अदानी साम्राज्य भारत के भविष्य की नींव है, या फिर ताश के एक महल है जो बस ढहने ही वाला है? तो देखिए, कहानी के दो बिल्कुल अलग अलग पहलू हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि ये एक सेल्फ मेड टाइटन है जो भारत का भविष्य बना रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ सीधा आरोप है कॉरपोरेट इतिहास के सबसे बड़े धोखे का। यही वो दो बिल्कुल विपरीत बातें हैं जो इस पूरे मामले को इतना पेचीदा बना देती हैं। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और इन दोनों ही पक्षों को समझने की कोशिश करते हैं। तो किसी भी कहानी को अगर ठीक से समझना हो तो उसकी शुरुआत से ही शुरू करना पड़ता है ना। और अदानी की कहानी तो एक बिल्कुल क्लासिक रैग्स टू रिचेस वाली कहानी है, मतलब जमीन से उठकर आसमान तक पहुंचने की। एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने एक बहुत ही मामूली शुरुआत की और देखते ही देखते एशिया का सबसे अमीर इंसान बन गया। तो कहानी शुरू होती है 1980 के दशक से। देखिए, 1981 में गौतम अदानी अपने भाई की प्लास्टिक फैक्ट्री में काम करने लगे और वहीं से उन्होंने एक छोटा सा इंपोर्ट बिजनेस शुरू किया। फिर 1988 आते आते उन्होंने अपनी कंपनी अदानी एक्सपोर्ट्स की नींव रखी। लेकिन असली गेम चेंजर जो कहते हैं ना, वो था 1995 का साल, जब उन्हें मुंद्रा पोर्ट को चलाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला। और ये सिर्फ कोई पोर्ट नहीं था, ये उनके पूरे साम्राज्य की, आप कह सकते हैं, नींव का पत्थर था। और फिर क्या था, करीब 4 दशक की कड़ी मेहनत के बाद 2022 में वो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। जरा इस नंबर को देखिए, $120 बिलियन। 2022 में उनकी नेटवर्थ इस शिखर पर पहुंच गई थी। अब ये रकम कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि कई छोटे देशों की तो पूरी की पूरी इकोनॉमी भी इतनी नहीं होती। इससे पता चलता है कि अदानी ने कितनी बड़ी दौलत और ताकत हासिल कर ली थी। लेकिन सफलता की इस कहानी में एक बहुत बड़ा, एक नाटकीय मोड़ आया, जब अमेरिका की एक शॉर्ट सेलर फर्म ने एक ऐसी रिपोर्ट निकाली जिसने पूरे के पूरे साम्राज्य की नींव हिला दी। ये एक ऐसा झटका था जिसके लिए शायद कोई भी तैयार नहीं था। तारीख थी 24 जनवरी 2023। हिंडनबर्ग रिसर्च नाम की एक फर्म एक रिपोर्ट लेकर आई और उसका टाइटल ही किसी बम धमाके जैसा था। सिर्फ इस एक हेडलाइन ने दुनिया भर के फाइनेंशियल मार्केट्स में जैसे तहलका मचा दिया। इस रिपोर्ट में अदानी ग्रुप पर बहुत ही संगीन इल्जाम लगाए गए थे। तो हिंडनबर्ग के जो मुख्य आरोप थे, उन्हें हम मोटे तौर पर 4 हिस्सों में देख सकते हैं। पहला तो ये कि उनके स्टॉक्स की कीमत, मतलब वैल्यूएशन, अपनी असल कीमत से 85% से भी ज्यादा थी। दूसरा आरोप था स्टॉक मैनिपुलेशन का, कि उन्होंने विदेशों में शेल कंपनियां बनाकर अपने शेयरों की कीमतों के साथ हेरफेर की। तीसरा आरोप था अकाउंटिंग फ्रॉड का, मतलब खातों में गड़बड़ी और कमाई के आंकड़े बढ़ा चढ़ाकर दिखाने का। और आखिर में उन्होंने कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर सवाल उठाए कि भाई, जिन परिवार वालों पर पहले से ही धोखाधड़ी के आरोप हैं, वो कंपनी में इतने बड़े बड़े पदों पर क्या कर रहे हैं। अब जाहिर है, इतने संगीन आरोपों के बाद अदानी ग्रुप चुप तो बैठने वाला नहीं था। उन्होंने भी पूरी तैयारी के साथ एक जोरदार पलटवार किया। और अदानी ग्रुप का जवाब सिर्फ एक कारोबारी जवाब नहीं था, उसमें राष्ट्रवाद का पुट था। उन्होंने इस हमले को सिर्फ अपनी कंपनी पर नहीं, बल्कि सीधे सीधे भारत पर, भारत की संस्थाओं पर और भारत की ग्रोथ स्टोरी पर हमला बताया। बस इसी एक बयान ने इस पूरी लड़ाई को एक कॉर्पोरेट विवाद से राष्ट्रीय अस्मिता का मुद्दा बना दिया। तो ये एक तरह की वॉर ऑफ वर्ड्स, यानी जुबानी जंग छिड़ गई। जैसे हिंडनबर्ग ने कहा कि ग्रुप का स्ट्रक्चर इतना घुमावदार और जटिल है कि ये तो धोखाधड़ी का सीधा सीधा संकेत है। तो अदानी ग्रुप ने पलटकर जवाब दिया कि भाई, भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के लिए ये बिल्कुल नॉर्मल बात है, बल्कि जो बैंक लोन देते हैं और जो रेगुलेटर्स हैं, वो खुद ही चाहते हैं कि हर प्रोजेक्ट एक अलग कानूनी कंपनी के तहत हो। अदानी ग्रुप ने जो 413 पन्नों का लंबा चौड़ा जवाब दिया, उसमें उन्होंने कई बातें कहीं। पहली बात तो ये कि हिंडनबर्ग एक अनैतिक शॉर्ट सेलर है जो सिर्फ बाजार में पैनिक फैलाकर पैसा कमाना चाहता है। दूसरी बात, ये रिपोर्ट सिर्फ चुनिंदा और गलत जानकारी का एक दुर्भावनापूर्ण कॉम्बिनेशन है। और ये भी कहा कि ज्यादातर आरोप तो पुराने हैं, जिन पर पहले ही अदालतों में बात हो चुकी है, और वो सब पब्लिक डोमेन में है। तो एक तरफ ये आरोप प्रत्यारोप चल रहे थे, दलीलें दी जा रही थीं, लेकिन जो बाजार था, फाइनेंशियल मार्केट, उसने अपना फैसला सुना दिया, और वो भी बहुत तेजी से और बड़ी बेरहमी से। नतीजा क्या हुआ?
$150 बिलियन से भी ज्यादा का नुकसान। जी हां, रिपोर्ट आने के सिर्फ 1 महीने के भीतर अदानी ग्रुप की कंपनियों की मार्केट वैल्यू में इतनी जबरदस्त गिरावट देखी गई। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी वित्तीय तबाही थी और इसमें न जाने कितने छोटे बड़े इन्वेस्टर्स का पैसा डूब गया। ये देखिए, रिपोर्ट के आते ही अदानी ग्रुप के स्टॉक्स कैसे धड़ाम से नीचे गिरे। ये कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं थी, ये एक बिल्कुल खड़ी सीधी गिरावट थी। इसने इन्वेस्टर्स के भरोसे को आप कह सकते हैं चकनाचूर कर दिया। बाजार का फैसला साफ था और बहुत ही बेरहम। अगर हम ग्रुप की अलग अलग कंपनियों को देखें तो हालत और भी ज्यादा खराब नजर आती है। रिपोर्ट के बाद सिर्फ 20 दिनों में अदानी टोटल गैस लगभग 79% नीचे, अदानी ग्रीन एनर्जी 72% और ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अदानी एंटरप्राइजेज भी करीब 60% तक टूट गई। मतलब हर तरफ से सिर्फ बिकवाली हो रही थी। लेकिन हिंडनबर्ग रिपोर्ट कहानी का अंत नहीं थी। असल में ये तो जांच और संकट के एक बिल्कुल नए चैप्टर की शुरुआत थी। अब ये साम्राज्य चारों तरफ से घिरा हुआ महसूस कर रहा था। तो ये है वो साम्राज्य जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिस पर इतना बड़ा विवाद खड़ा हुआ। आप देखिए, पोर्ट से लेकर एनर्जी तक, एयरपोर्ट से लेकर सीमेंट और मीडिया तक अदानी ग्रुप की पहुंच कहां नहीं है। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इससे पता चलता है कि ये ग्रुप कितना बड़ा और कितना कॉम्प्लेक्स है। और हिंडनबर्ग ने इसी कॉम्प्लेक्सिटी पर तो सवाल उठाए थे। और ऐसा नहीं है कि मुश्किलें वहीं खत्म हो गईं। अभी हाल ही में एक नया संकट सामने आ गया, जब अमेरिकी प्रोसिक्यूटर्स ने गौतम अदानी पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने सोलर कॉन्ट्रैक्ट्स पाने के लिए अधिकारियों को रिश्वत दी। अब इस नए आरोप ने इस पूरे मामले को एक इंटरनेशनल मोड़ दे दिया है और ऐसा लगता है कि यह ग्रुप लगातार तूफानों से घिरा हुआ है। लेकिन इन सारे संकटों और तूफानों के बीच अदानी परिवार भविष्य की तैयारी भी कर रहा है। एक बहुत ही सोची समझी सक्सेशन प्लानिंग चल रही है। गौतम अदानी की जो अगली पीढ़ी है, जैसे उनके बेटे करण और जीत और उनके भतीजे प्रणव और सागर, वो सब पहले से ही ग्रुप के बड़े बड़े बिजनेस को संभाल रहे हैं। तो ये सिर्फ एक कंपनी की बात नहीं है, ये एक डायनेस्टी, एक राजवंश बनाने की तैयारी है जो आने वाली पीढ़ियों तक चले। तो घूम फिरकर हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं जहां से हमने ये पूरी बात शुरू की थी। एक तरफ है एक बहुत बड़ा साम्राज्य जो महत्वाकांक्षा और कर्ज पर बना है, और दूसरी तरफ एक राजवंश है जो अपना भविष्य सुरक्षित करने की पूरी तैयारी में है। तो बड़ा सवाल यही है कि क्या ये साम्राज्य लगातार आ रहे इन तूफानों के सामने टिक पाएगा? और इस सवाल का जवाब जो भी हो, वो भारत की आर्थिक कहानी के भविष्य पर बहुत गहरा असर डालेगा। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।